जिस तरह के सियासी हालात मुल्क के चल रहे हैं उसमें बहुत से मसले जो हैं वो लोगों के सामने आए हैं। ख़ास तौर पर अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें, मुसलमानों की बात करें, उसमें तो पहले सीएए और एनआरसी का मुद्दा है और उसके बाद कॉमन सिविल कोड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, उसका मुद्दा भी सामने आ गया है। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया गया है, वो असेंबली में बिल पेश कर दिया गया है और वो कानून भी लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ राय साहब मौजूद हैं। प्रभात राय साहब, आप जो है रिटायर्ड आईएएस हैं और कोचिंग भी कर लेते हैं जो एस्पायरेंट्स होते हैं आईएएस पीसीएस के, और साथ में कॉलमनिस्ट भी हैं। सर, किस तरह के हालात मुल्क के ये बन रहे हैं और जिस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं ये देश को? देखिए, हालात तो बिगड़ते ही रहे हैं काफ़ी वक्त से। अभी कोई नई बात नहीं है। जब से हुकूमत मोदी आई है 2014 से, हालांकि ये बड़ा बुलंद नारों के साथ आई थी कि सबका साथ सबका विकास, इसके नारे बड़े आकर्षक थे और लोगों ने इन नारों को यकीन भी किया। 15 लाख पर यकीन किया कि खाते में आ जाएंगे। बाद में जुमला कह दिया गया इन्हें, ये तो जुमलेबाजी थी। खुद अमित शाह ने कहा, जो नंबर 2 हैं इस वक्त बरसरे इक़्तिदार, जो सबसे बड़े लीडर हैं। तो ये हालात तो आपसे नहीं बिगड़ रहे बल्कि 9 वर्ष से निरंतर बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नीयत है हुकूमत की वो साफ नहीं है, तो सबको साथ लेकर चलने की नहीं है। ये आरएसएस के एजेंडे पे काम करते हैं और आरएसएस का जो एजेंडा है ये एक पॉलिटिकल मंच है। आरएसएस के बहुत सारे मंच हैं, सांस्कृतिक मंच भी हैं, वैचारिक मंच भी हैं और राजनीतिक मंच भी। आप जानते हैं कि का नाम बजरंग दल भी इन्हीं का है, विश्व हिंदू परिषद भी इन्हीं की है। बहुत सारे चेहरे हैं इनके, एक चेहरा भाजपा भी है और इनके जो कारकुन हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो इनका एजेंडा है वो मूल एजेंडा हिंदू राष्ट्र के निर्माण करने का। वो हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा ये देते नहीं है, बताते नहीं। ये तो कहते हैं जो भी सरहद के पार थे सिंध की, वो सब हिंदू थे। इनका जो अपना जो उनका एक्सप्लेनेशन है हिंदू का, वो कहते हैं हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू तो एक कल्चर है और उस कल्चर में मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और हिंदू भी हैं। लेकिन ज्यादातर सभी जानते हैं कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है, वो एक सांस्कृतिक शब्द नहीं है। वो निश्चित रूप से एक धार्मिक शब्द है और उसी तरह इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। अगर ऐसा होता तो मुसलमान इतनी आइसोलेट ना होता इस देश में। इस समय मुसलमान से आप बात कीजिए तो वो डरावा भी है और आइसोलेट भी है। अब चाहे कोई भी मसला रहा हो, कोई भी एजेंडा रहा हो, चाहे आपने अभी जो दो पहले जिक्र किए जिन मसलों के, इस पर बड़ा धरना भी चला पूरे हिंदुस्तान में, और वो लाया गया था किस लिए कि भाई आसाम के अंदर हिंदू जो थे वो माइनॉरिटी थे नहीं, और उनको जाना था, कहा था मुसलमान घुसेंगे ज्यादा, आसाम में निकले हिंदू ज्यादा बांग्लादेश के, तो उनकी हिफाजत के लिए लाया गया था और इस तरह पेश किया गया जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ वो एजेंडा है। उसकी गहराई में लोग नहीं गए क्योंकि उसकी नीयत खराब थी। उसकी जो भाषा थी और जो उसका मकसद था वो पवित्र नहीं था, सबके लिए नहीं था। वो नेशनल एजेंडा नहीं था, वो एक कम्युनल एजेंडा था। माफ कीजिए। इसी तरह जो भी कारनामे अंजाम दे रहे हैं, अब जैसे आपने लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की, सिविल कोड आना चाहिए। किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मुसलमान भी झगड़ा नहीं कर रहे इस पर। भाई आप 3 तलाक पर लाए, मुसलमानों ने कोई विरोध किया? बताइए, कहीं से कोई आवाज उठी हो, कोई धरना उठा हो? उस पर तो उठा था पहले वाले मामले पर, लेकिन इस पर नहीं उठा क्योंकि मुसलमान कहाँ करता है 3 शादियां यार? किसकी ज्यादातर तो गरीब है मुसलमान, 99%। मैं कहता हूँ 99.9% मुसलमान गरीब है। 0.1% हो सकता है बहुत सरसब जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, नहीं, अजीम प्रेम जी जैसे, वो कितने हैं? तो मुसलमान के लिए ये सिर्फ एक ना बोगी था। वैसे भी वो 3 शादियां नहीं कर रहा है प्रैक्टिकली, है ना। और तलाक जब एक से शादी करेगा तो तलाक फिर एक को ही देगा ना। अभी तलाक होता भी नहीं इतनी आसानी से इस्लाम के अंदर। आप बहुत तो ये भी सब बोगिस क्रिएट कर रहे हैं, और इसलिए कि भाई हिंदू मुसलमान का खतरा है हिंदू को। इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे मुसलमान
जो है बहुत बहुत ही ज्यादा समझिए कि उसकी वो तासुबी है, वो सांप्रदायिक है, वो तो ये जो नियत है, जितने भी ये एजेंडे इनके आ रहे हैं, उसकी नियत साफ नहीं है। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, हो सकता है उनके अंदर बहुत अच्छी बातें हों, बहुत सी बातों को हम भी समर्थन करते हैं। कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, कब मुसलमान विरोध कर रहा है इसका? नहीं, ये आवाज तो उठ रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कह रहे हैं कि शरीयत में दखल है। अगर सवाल मुस्लिम बोर्ड की बात छोड़ दीजिए, वो कुछ लोगों का अपना एक एजेंडा हो सकता है। वो मुस्लिम बोर्ड जो है, पर्सनल बोर्ड, पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ठीक है, आवाम की बात कीजिए ना, मुस्लिम आवाम क्या कह रहा, किसने सर्वे किया? इन्होंने मुस्लिम आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया? सवाल ये है, सबका साथ सबका विकास कहने वालों ने जो माहौल पूरे मुल्क में बनाया है वो एंटी मुस्लिम है। इसलिए मुसलमान हर बात से खौफजदा है कि सब कुछ हो रहा, मेरे खिलाफ हो रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा। तो यूसीसी अगर आ जाता है तो क्या खतरा हो जाएगा मुस्लिम्स को, या फिर कुछ इस शादियों में या और शरई मामलों में लेके क्या कुछ दखल अंदाजी है? देखिए, सवाल दखल अंदाजी का नहीं है, सवाल नियत का। फिर मैं यही कह रहा हूँ, इसकी नियत कम्युनल है। इसकी नियत ऐसे जैसे मुसलमानों के खिलाफ बड़ा कोई हम लोग बड़ा भारी कार्य कर रहे हैं, मुसलमान बहुत ज्यादा गुमराह थे, हम उन्हें राह पे ला रहे हैं, ये इसकी नियत है। इसकी नियत कॉमन सिविल कोड से झगड़ा नहीं है मुसलमान का भी, भाई वो तो खुद ही अंडर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का हिमायती मुसलमान है। संविधान की किसी की भी तहत कोई भी कानून लाया जाए जो कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। तो जिस तरह से आपने अभी देखा ना इलेक्शन में जालंधर में, जालंधर में, चंडीगढ़ में, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या लिया, क्या कहा है उसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बेंच ने क्या कहा है, मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर आ चुका है। शर्म आती है, खुले तौर पे शर्म आती है, हमें शर्म आती है इस वीडियो को देखते हुए। लोकतंत्र और कहाँ गया वो जो दावा करता है, वो जो चुनाव आयुक्त, तो कहता है हम निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, और जिस शख्स ने ये किया उसको अब तक सच क्यों नहीं किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो संविधान की तो धज्जियां यही लोग उड़ा रहे हैं, बहुत सारे इक़्तिदार हैं। संविधान का कोई विरोधी नहीं है मुसलमान इन टोटल। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बड़े तबके की बात कर रहा हूँ जिसे हम मुसलमान के नाम से जानते हैं। व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्ति हिंदुओं में भी बहुत सारे हमने स्पाइक पकड़े थे, हैं, कोई ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल्स तो क्रिमिनल्स भी होते हैं, लेकिन पूरी कौम को ये कह देना कि नहीं सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स इसी कौम में हैं, ये इस तरह के प्रोपेगेंडे जो चलते हैं ना, इसकी नीयत बहुत खराब है। इसकी नीयत कम्युनल है, मेरा कहने का मतलब है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा जहर जो है ना, वो सांप्रदायिकता ने पहले मुल्क बांटा है, पहले मुल्क बटाना, अब फिर तैयारी है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो खालिस्तान राष्ट्र की क्यों नहीं बात होगी, फिर क्यों नहीं बात होगी ईसाई राष्ट्र की, फिर क्यों नहीं बात होगी फिर एक मुस्लिम राष्ट्र की। भाई मुस्लिम राष्ट्र कहकर, इस्लामिक राष्ट्र कहकर तो पाकिस्तान का निर्माण किया था। अब जैसा सभी जानते हैं कि करीब करीब 25 करोड़ मुसलमान हैं, लोग तो कहते हैं 30 करोड़ हैं, चलिए 25 करोड़ मान लिया, सरकारी आंकड़ा ही मान लिया हम, है ना। तो 25 करोड़ मांगने लगे कल को कि साहब आप हिंदू राष्ट्र दे दो तो हमें एक मुस्लिम राष्ट्र दे दो। ये सोच ही बड़ी खतरनाक है। जो नेशनलिज्म को धर्म से जोड़ते हैं, जो सियासत को धर्म से जोड़ते हैं, आया कि वो मुसलमान हो, इनमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो जिहाद की बात कर रहे हैं, जो इस्लाम के नाम पे निजाम में मुस्तफा बनाना चाहते हैं, उन्होंने तबाह कर दिया कश्मीर, आप जानते हैं। उनको कंडम किया जाना चाहिए, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको सबसे ज्यादा कंडम किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी इस मुल्क को एक रखने की हिंदुओं की है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। सर, अभी ये बात चंडीगढ़ वाले इलेक्शन की उठी, मेयर इलेक्शन की, तो अब एक सवाल ईवीएम को लेके भी उठ रहा है, और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अब ये चाह रही है कि ईवीएम पे इलेक्शन नहीं हो और बैलेट पेपर पे हो, क्योंकि बहुत से ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे ये इन्वेंट हुई, जापान जैसी कंट्री में ईवीएम, वहाँ पे भी इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता और बैलेट पेपर से होते हैं। लेकिन फिर उसका जवाब ये दिया जाता है कि इतनी बड़ी तादाद है हिंदुस्तान की और उसकी ज़रूरत है ईवीएम। लेकिन जब इस पे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सी जगह से इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन भी किए गए कि उसको हैक किया जा सकता है या मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो ईवीएम को लेकर अब जो एक मुहिम चली है, और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और एक पूरी लॉबी है एडवोकेट्स की, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 16 को फिर विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ पूरे मुल्क में हो रहा है।
इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि ईवीएम का जो इस्तेमाल है, मैनिपुलेशन हो रहा है? क्योंकि ये हमें दिख गया चंडीगढ़ इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में, कि किस तरह से मैनिपुलेट किया गया सारी चीजों को। तो अपने लोगों को बिठा के इस तरह से क्या ईवीएम को नहीं किया? क्योंकि एक बात ये भी सामने आई थी कि जो एक कमेटी है उसमें बीजेपी के लोग हैं, जो ईवीएम 4 लोग हैं जी, 4 लोग बीजेपी के हैं। तो ये तो बहुत बड़ी एक सवाल हो गया, और इसको मतलब इस पे सवाल उठना लाजमी भी है। देखिए, ऐसा है जनाब कि ये अभी क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं उठा रही। एक इंटेलेक्चुअल्स उठा रहे हैं, वकील उठा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। सवाल ये है कि जब एक बड़ी न्याय यात्रा चल रही है, कांग्रेस पार्टी अभी भी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है या नहीं, वो क्यों नहीं सवाल को उठा रही? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उठा रही? इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए ना। जो ईवीएम को गलत बेजा तौर पर इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत रहे हैं वो तो दोषी है ही, क्योंकि अब ये यकीन खो चुके हैं हिंदुस्तान का। अब ये जो लोकतंत्र है ये ढकोसला बनता जा रहा है हिंदुस्तान में। जात पात पे तो पहले ढकोसला बन गया था, धार्मिक उन्माद में फंसाकर भी ये ढकोसला बना। बहुत सारे कारणों से ढकोसला बन रहा है ये, हम लोग पहले से शिकार हैं इस बात के। लेकिन अब ये ईवीएम का जो नया किस्सा है ना, इस किस्से को आवाम तक ले जाना चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स हुकूमत को शिकस्त नहीं दे सकते। मुट्ठी भर इंटेलेक्चुअल्स ईवीएम को बर्खास्त नहीं करा सकते चुनाव आयोग से। कौन बर्खास्त करा सकता है? सब पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन की हैं, जो उसकी विक्टिम है, वो एकजुट हों। वो तो खुद ही उनका शिराजा बिखरा हुआ है। अभी नीतीश बाबू ने किस तरह पलटा मारा, किस तरह ममता बनर्जी इंडिया उसको छोड़कर गई अलायंस को। 2 बड़ी पार्टियां, मुख्य पार्टियां है ना, 2 बड़े लीडर जो उन्होंने ही इनिशिएट किया था। तो ये तो आत्मघाती दस्ते हैं खुद ही, मतलब विपक्ष वाले तो ये तो खुद ही चाहते हैं कि हमारा आत्मघात हो जाए, मोदी साहब सत्ता नशीन हो जाए। वो जानते हैं अच्छी तरह कि मोदी साहब को बिना अलायंस के नहीं हराया जा सकता, क्योंकि वो पिछली बार 45% वोट ले चुके हैं। अगर इनके यही रही तर्ज सियासत तो एक बार मोदी जी 50% ले लेंगे। कहाँ जा रहे हैं? वो कह भी रहे हैं कि 370 बीजेपी और 470 एनडीए पार। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये मकसद किसके दम पे कह रहे हैं? ये मकसद और जो इन्हें इरादे जाहिर किए हैं श्रीमान, वो जाहिर किए विपक्ष के चरित्र पर। जिस तरह का चरित्र विपक्ष दिखा रहा है ना, क्योंकि दिल के टुकड़े हजारों है, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अब तो स्थिति आ गई है। हमें थोड़े दिन पहले ये उम्मीद थी कि शायद इनमें अकल आ जाएगी विपक्ष के लोगों में, लेकिन इनमें नहीं आया कल। ये छोटी छोटी बातों पे तफरका कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा हावी हो गए हैं, इंडिविजुअलिज्म। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसलिए ईवीएम का मसला बहुत बड़ा है। बड़े बड़े मुल्कों की आपने बात की, बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। किसी मुल्क ने भी इसको नहीं अपनाया है। जिन्होंने अपनाया उन्होंने तिलांजलि दे दी, लेकिन हम लोग चिपके रहे इससे। और इस समय सत्ता पक्ष क्या नहीं कर सकता? ये समझ लीजिए, सत्ता पक्ष जो है, जो हुकूमत में जो पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसकी पूरी सियासत और पूरा उसका जो नजरिया है वो बहुत कुछ समझिए कि वो एकाधिकार वाला है। एकाधिकारवादी पार्टियां हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि मेरा तीसरा टर्म जो है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत से बड़े फैसले, निर्णय। और नफरतें फैलेंगी। सियासत और जो है वो तफरके पैदा करेगी। मणिपुर में देखे ना आपने हालात, अभी देखिए मणिपुर से बड़ी एग्जाम्पल है कुछ। शांतिपूर्ण मणिपुर को किस तरह से आग लगाई गई, और इसमें हुकूमत का, बीजेपी का कितना बड़ा किरदार है, उनके चीफ मिनिस्टर का सब जानते हैं। मोदी साहब ने एक अल्फाज नहीं बोला उसके बारे में, मणिपुर के बारे में, जो बात बात पे ट्वीट करते हैं, बात बात पे बयान जारी करते हैं, एक शब्द बोला तो मणिपुर बन जाए हिंदुस्तान कहीं पूरा, माफ कीजिए। वहां भी जो झगड़ा है वो तो कबीलों में ही है। एक ईसाई कबीला है, एक हिंदू कबीला है, और वो कबीला एक ही है, बस उनके मजहब अलग अलग है। वो एक ही नस्ल के लोग हैं, वो उनकी नस्ल अलग नहीं है, उनकी भाषा भी अलग नहीं है, सिर्फ वो एक धार्मिक जो है उनमें एक अलगाव है। तो धार्मिक जो अलगाव ये पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच पैदा कर रहे हैं, हिंदू ईसाई के बीच पैदा कर रहे हैं। मणिपुर तो सबसे एग्जाम्पल है। तो और नजारे का क्या नजारा होने वाला है, अब आप अंदाजा सिर्फ लगा सकते हैं, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम किस वहशत से गुजरेंगे। तो इलेक्शन से पहले लगता है कि कुछ माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। कर सकते हैं भाई। ये लोग इलेक्शन जीतने के लिए जैसे
दूसरे लोग जात पात फैला रहे हैं, विपक्ष भी तो फैला रहा है जात पात जी। क्या स्कॉट फ्री कर देंगे? क्या जात पात हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है? क्या धार्मिक उन्माद भारत का मुस्तकबिल है? ये दो बड़े कैंसर हैं, दो बड़े जहर हैं, हम सदियों से जूझ रहे हैं इनसे। और ये मौका परस्ती है सर, सिर्फ इलेक्शन जीतने के एक जो है शॉर्टकट है ये धार्मिक पागलपन फैला दो, है ना, हिंदू मुसलमान की बात करने लगो, जात बिरादरी की बात करने लगो, तो ये स्थिति बहुत खराब ये चीज क्यों नहीं समझ पा रही है? पब्लिक जाहिल है भाई। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वक्त भी हमारा आवाम जो है वो आधे से ज्यादा अशिक्षित है। जो दिमाग में डाला जा रहा है वो चीज वो स्वे कर जाता है, और जो पढ़े लिखे भी है ना, वो भी कोई बहुत होशियारी से काम नहीं ले रहे हैं कि उनको कोई नेशनलिज्म से प्रेरित हैं, या वो गांधी से प्रेरित हैं, या क्रांतिकारियों से प्रेरित हैं। वो किसी से प्रेरित नहीं है, वो धर्म से प्रेरित हो रहे हैं, जात से प्रेरित हो रहे हैं। और वो जब आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट पहुंचा रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? सही बात। आप देखिए कि पार्लियामेंट में आज हमारे 220 हीनियस क्रिमिनल्स बैठे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर क्रिमिनल्स की संख्या 240 है या नहीं? आप किसी लेजिस्लेटिव असेंबली को दीजिए, तो जनता तो जैसी हमारी है उसकी गलती नहीं है, उसको पढ़ाया लिखाया गया ही नहीं, उसको देशभक्ति सिखाई नहीं गई, उसको तो धार्मिक पागलपन सिखाया जा रहा है, उसको जातीय पागलपन सिखाया जा रहा है, उसको उन्माद सिखाया जा रहा है, उसको भावनाओं पर लाकर इलेक्शन जीता जा रहा है। कौन बात कर रहा है इंसानियत की इस मुल्क में? कौन कर रहा है बात भारतीयता की? अब सिर्फ एक मुद्दा एनआरसी का जो है वो सामने आने वाला है, जिस तरह का हालात हैं और जो बातें की जा रही हैं, और ये गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि सीए एनआरसी लेकर आएंगे। सीए का तो अभी भी कहा, पश्चिम बंगाल में लीडर ने बीजेपी के कहा कि 7 दिन में लागू हो जाएगा। बहरहाल वो तो कानून बन चुका है और उस पर बहुत से लोगों को नागरिकता भी मिली है 1400-1500 के करीब अलग अलग स्टेट्स में। लेकिन एनआरसी जो है वो अभी इसका जिन बोतल से बाहर आ रहा है, और आएगा तो क्या इसके नतीजे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है जो अभी भी उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा, अगर आवाम एकजुट होगा तो कुछ नहीं होगा। विरोध जरूरी है। आवाम एकजुट नहीं होगा तो सब कुछ होगा, ये आप समझ लीजिए। एनआरसी अगर लेकर आते हैं तो उसका विरोध जरूरी है, जिस तरह नहीं, देखिए पहले जबरदस्त विरोध हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ। आप देखिए मिसाल कायम कर दी, और सिर्फ हिंदुओं ने विरोध में हिस्सा लिया। ज्यादा बड़ी बात ये, देखिए आप दिल्ली का धरना आपने देखा, आपने कवर भी किया, मुझे अच्छी तरह याद है, आप गए भी थे, हमसे भी आपने बात की थी उस वक्त जो है। आप देखिए कि वो किस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का फोटो था वहां, अशफाक उल्लाह खान का फोटो था वहां, क्रांतिकारियों के पूरे वो समझिए प्रेरणा से वो धरने दिए गए, है ना। ये सिर्फ दिल्ली की बात है, दिल्ली तो हाईलाइट हुआ क्योंकि कैपिटल का मामला। कहाँ नहीं हुआ? किस शहर में नहीं हुआ बताइए? कलकत्ता में नहीं हुआ, हैदराबाद में हमने देखा, बंगलौर में हमने देखा, जनाब हमने चंडीगढ़ में देखा। तो इसलिए जब संयुक्त विरोध होगा ना, जिसमें ये लकीरें मिट जाएंगी कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, सिर्फ न्याय की बात होगी, सिर्फ संविधान की बात होगी, सिर्फ कानून की बात होगी, वो कानून जो संविधान सम्मत है। अब तो मैंने बताया ना, संविधान की धज्जियां उड़ाने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ये जितने भी लाए जा रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब इनवैलिड होंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाएंगे। क्योंकि इनका नजरिया, मैंने बताया शुरू में बातचीत की, कि इनका नजरिया, इनका जो इंटेंशन है वो कम्युनल है। ये वोट बैंक का झगड़ा है, किस तरह से हिंदू वोट बैंक को यूनाइट किया जाए, किस तरह से एक धार्मिक एक एजेंडा पेश किया जाए। राम मंदिर को कितना तूफान बनाया गया, अरे कौन विरोध कर रहा है राम मंदिर का? किसी ने किया विरोध? मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उस पर ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे बीजेपी ने कई फैसला था। हाँ। ये जो प्रोपेगेंडा वार है ना, इसमें विपक्ष बेहद कमजोर है। कांग्रेस ने खुलवाया था ताला, कांग्रेस आज तक नहीं कह पाई कि भाई हमें भी दे दो थोड़ा सा क्रेडिट, क्यों कह पाई? डरती रही। देखिए हिंदू अपीजमेंट से, मुस्लिम अपीजमेंट से काम चलने वाला नहीं है। मुसलमान अच्छी तरह समझ चुका है कि अब हमें बहकाया नहीं जा सकता, बहुत बहका लिया आपने। क्या मुसलमान ठोस अब उपलब्धि चाहता है, रोजगार चाहता है, जिंदगी अच्छी चाहता है, इस गुर्बत से निकलना चाहता है। आप मुझे दिखाइए कोई मुसलमान जो ये कह रहा हो कि नहीं मुझे तो इस गुर्बत में मजा आ रहा है, खाली इस्लाम दे दो मुझे, या अल्लाह दे दो, पाकिस्तान को दे दो, मैं अल्लाह और आर्मी देता जी। क्या हुआ पाकिस्तान का? देख लो ना, पख्तूनिस्तान और बलोचिस्तान में 1 लाख फौज मारी जा चुकी है, और 1 लाख दूसरे मारे जा चुके जो बलोच चल रहे हैं।
इस्लाम कहाँ यूनाइट कर पाया? अगर इस्लाम यूनाइट कर पाता तो ये गाजा में यह हाल होता? आप देखिए ना, 52 देश हैं इस्लामिक देश, एकजुट हो पाए कभी? शिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहे हैं, कुछ अमेरिका परस्त है, कुछ अमेरिकी विरोधी हैं। तो देखिए, रिलीजन इज नॉट ए सीमेंटिंग फोर्स। रिलीजन जो है वो डिवाइडिंग ज्यादा है आज के दौर में। कभी रही होगी सीमेंटिंग फोर्स, मैं नहीं कहता। आज के दौर में इस्लाम के नाम पर सऊदी अरब भी है, इस्लाम के नाम पे ईरान भी है, पक्के दुश्मन एक दूसरे के। चीन ने बथेरी कोशिश की। तो मेरे कहने का मतलब, बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की। इस बात से चलेगा हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं चलेगा। चाहे मुसलमान कहें, इस्लाम वाले कहें, चाहे ये हिंदू धर्म वाले कहें, चाहे ईसाई कहें। तो ये जो कुछ भी लाए जा रहे हैं ना एक्ट, इसका जो नियत है वो सांप्रदायिक है, और इसकी डिटेल्स में जाइए तो और खतरनाक स्थिति। सर, इन चीजों से निपटना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा? एक मतलब जनता क्या करे? भाई जनता कुछ नहीं करे, जनता उठ खड़ी हो। जनता अपना जाहिलपना छोड़े, अपने तफरकों को दफन करे, अपने जो आपसी उनकी रंजिशें हैं, छोटी मोटी, ज्यादा बड़ी नहीं है, शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध नहीं है ये। अंतर्विरोध है जनता के बीच, मित्रतापूर्ण अंतर्विरोध बनाए, इन्हें हल करे बातचीत से। है भी अंतर्विरोध हिंदू मुसलमान है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, मसले होते हैं, घर के अंदर मसले होते हैं। हिंदुओं में मसले नहीं है क्या? कितना बड़ा मसला दलित और ब्राह्मणों के बीच रहा है, कितना बड़ा मसला जातिवाद है। अब तो मुसलमानों में भी जड़ पकड़ रहा है, अब तो अशरफ और जो है पसमानदा यहाँ भी हो रहे, नहीं हो रहे क्या? पहले मुसलमानों में, इस्लाम वालों में कम से कम पॉलिटिकली या पब्लिकली कोई जातवाद की बात नहीं करता था। मुझे याद नहीं पड़ता, मैं मेरे बचपन में मैंने सुनी। अब देखिए खुलेआम बातें होती है, इलेक्शंस में होती हैं खूब सरेआम। ये हम सैफई हैं, हम अंसारी हैं, हम कुरैशी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम शेख हैं। तो पहले अंदर से मुत्तहिद हो जाओ, फिर उसके बाद बात करो। अंदर में तो तुम्हारे 100 टुकड़े हो चुके, मैंने तो अभी कहा दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ये हिंदुस्तान की जो सियासत है ना, या हिंदुस्तान का जो सियासत ने हिंदुस्तान के आवाम को इस कदर बांट दिया है कि वो सियासत जहर बन चुकी है हिंदुस्तान के लिए। अब एक नए सामाजिक संघर्ष की जरूरत है, सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, जो इसको पहले एक तो करे इंसान को, उसके बाद सियासत सुधरेगी। अब सियासत को सुधारने का पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं छोड़ सकते। वो सोशल मूवमेंट्स कहाँ हैं? कभी आर्य समाज हुआ करता था, याद है आपको? कभी जो है बड़ा, हमें याद है अच्छी तरह, वो जाकिर हुसैन साहब ने जामिया मिलिया बनाया, जेपी के बाद इतना बड़ा आंदोलन, जमायत उलमाए हिंद, याद है आपको? किस कदर जगजेती की बात करती थी वो। कहाँ गई जमायत उलमाए हिंद? क्या था बताइए मुझे, कहाँ गया आर्य समाज? हिंदुओं के अंदर ये रिफॉर्म मूवमेंट थे। कितने आर्य समाज में मुसलमान थे? आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, क्या था, कितना बड़ा मूवमेंट था। स्वामी दयानंद जमायत हिंद में कितने हिंदू थे बताइए आप मुझे। तो मेरा कहने का मतलब वो जो एक तंजीम थी, एक जो आंदोलन था, जो आजादी की जंग का एक हमारे पास एक परंपरा थी, हमारी जो विरासत थी, उसको ही नष्ट कर दिया हमने, पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो जब तक हम उसी परंपरा के साथ नहीं जुड़ेंगे ना, जितने लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी, चाहे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में लड़ी, कई तरह से लड़ी गई वो लड़ाई। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भी लड़ी गई, भगत सिंह के नेतृत्व में भी लड़ेगी, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भी लड़ेगी, लाला हरदयाल के नेतृत्व में भी लड़ेगी गदर पार्टी। आज के लिए कितने मुसलमान थे गदर पार्टी में? वो परंपरा, उनकी रणनीति अलग हो सकती है। उनका मकसद एक ही था कि हम पहले भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन लास्ट इंडियन। अगर हम नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं है। फिर तो अंग्रेजों ने जिस तरह गुलाम बनाया हमें, तो ऐसे हम गुलाम बन जाएंगे, उसी राह पे चल पड़े। कभी अमेरिका के गुलाम, कभी इंग्लैंड के गुलाम, कभी किसी और के गुलाम। जिस तरह के इन तमाम इश्यूज पे सर से बात हुई और उन्होंने अपनी बात रखी, आपका भी एक जहन इससे बन सकता है, खुल सकता है। हमारी कोशिश यही है कि जो मुद्दे हों उन पे हम बात करें और एक माहौल को समझने की कोशिश भी करें कि क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिकल एजेंडे हैं, क्या पॉलिटिकल माहौल है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगती है और किस तरह के वीडियोज़ आप चाहते हैं जिनसे हम बात करें और आप तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।